हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। ऐसे अभ्यर्थी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। केवीएस संगठन के द्वारा जो केवीएस की वैकेंसीज़ हैं 2022 के लिए वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा उस पोस्ट के लिए, क्या सीटेट 2022 देने वाले कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठ पाएंगे या जो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी अपियरिंग है, ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो 3 टाइप्स की वैकेंसीज़ हैं, स्पेशली फॉर टीचिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। केवीएस ने जो वैकेंसीज़ निकाली हैं वो 2 तरीके की वैकेंसीज निकाली हैं। एक है टीचिंग पोस्ट के लिए, दूसरी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम विशेष रूप से बात करेंगे टीचिंग पोस्ट के लिए। तो टीचिंग में 3 तरीके की पोस्ट होती हैं, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी। 3 पोस्ट होती हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं वो पीआरटी के लिए आई हैं। तो पीआरटी में वैकेंसी कितनी है? 6414 वैकेंसीज हैं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 में, उसमें जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग 5300 वैकेंसीज थी केवीएस के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर आपको देख ही रहे होंगे 6414 वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज अभी तक केवीएस ने जारी नहीं की है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीजीटी के लिए 1409 वैकेंसीज है। लास्ट ईयर आई थिंक 550 करीब वैकेंसीज थी। टीजीटी के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, 3176 वैकेंसीज आई हैं। तो हम बात करते हैं, तो इस वीडियो में मैं स्पेशली फोकस करने वाला हूं पीआरटी के लिए, ठीक है। और एक एक करके मैं तीनों पे वीडियो बनाऊंगा। पीजीटी की एलिजिबिलिटी पे क्या सिलेबस है, कौन से अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, ऐसे ही मैं टीजीटी पर ही बनाऊंगा। तो स्पेशली फोकस हमारा इस वीडियो में किस पे रहेगा? पीआरटी पर रहेगा। 6414 वैकेंसीज है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि पीआरटी के लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक नोटिफिकेशन है जो कि आपका 2018 का नोटिफिकेशन है केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटीज के लिए। यहाँ पर देखिए पीजीटी की वैकेंसीज कितनी आई है? 592 हैं टोटल वैकेंसी। और अभी जो वैकेंसीज हैं टोटल पीजीटीज में वो लगभग हैं 1409 वैकेंसी लगभग टोटल है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले 592 है, अभी 1409 वैकेंसी, तो बहुत ही अच्छा मौका है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर वो 1900 वैकेंसीज हैं। और अभी जो वैकेंसी है वो है 3176 वैकेंसीज है अभी। ऐसी अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर की 5300 वैकेंसी है और अभी जो वैकेंसी है वो लगभग 6414 वैकेंसीज है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ही अच्छा मौका है और लग जाइए बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को आपको कैसे भी क्रैक करना है, जॉब लेनी है। और मुझे नहीं लगता कि अब इससे अच्छी वैकेंसी केवीएस, पीआरटी के लिए या टीजीटी पीजीटीज के लिए आ सकती है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वैकेंसीज के लिए लग जाना है, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो कि ये प्राइमरी टीचर भी ग्रुप बी में यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में बात स्पेशली मैंने बताया भी था कि सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए फोकस करेंगे। हालांकि साथ में हम पीजीटीज के लिए एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। टीजीटी की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी के लिए जो आपका ग्रेड पे है वो आपका लेवल 8 का ग्रेड पे होता है, 4800 ग्रेड पे होता है। ध्यान रखना, अच्छी खासी सैलरी होती है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी के लिए आपका पोस्ट जो ग्रेजुएट लेवल पे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी के लिए क्या है आपका पीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर संस्कृत विद हिंदी, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी से आपका पीजी तो होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे आपके साथ ग्रेजुएशन लेवल में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी जरूर होना चाहिए। किसके साथ? संस्कृत के साथ, मतलब संस्कृत भी हो और हिंदी भी हो, ये चीज ध्यान रखना है। संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी आप हिंदी के साथ में आपकी संस्कृत भी उसमें होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के बारे में बात करें तो पीजीटी फिजिक्स के लिए आपका पीजी होना चाहिए फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में
आपका पीजी होना चाहिए अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, एमएससी होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ पीजी होना चाहिए, किससे, इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, और पीजीटी मैथ्स के लिए सेम वही है कि एमएससी आपकी मैथ्स से होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आपका पीजी विद बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी जरूर स्टडी की हो, ये भी आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसके लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए। हिस्ट्री के लिए नॉर्मली आपका पीजी में हिस्ट्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन में मैटर नहीं करता आपके पास क्या है। ऐसी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी आपका पीजी इन ज्योग्राफी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या है वो मैटर नहीं करेगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी बीएड डिग्री बहुत जरूरी है, बीएड मस्ट है। बिना बीएड के आप तीनों में से किसी में भी फॉर्म नहीं डाल सकते, चाहे आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, किसी में भी फॉर्म आप नहीं डाल सकते, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें, कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। यानी पीजी, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक नॉर्मल बीएड होना चाहिए, स्पेशल बीएड वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं हो सकते, नहीं मतलब इस पे कर सकते हैं। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी के बारे में, जो कि हमारा मेन मोटिव है अभी इस वीडियो का। पीआरटी की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये देखिए। यहाँ पर ये पोस्ट है प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है देख लीजिए, पे लेवल 6 है, ठीक है। ये एज क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए, मतलब एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है, इससे ऊपर आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। केवल सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। ओबीसी के लिए आपकी 3 इयर्स की और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स की यहाँ पर छूट आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है, जनरल वाले कैंडिडेट जो है अप टू 30 इयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े, अब देखते हैं प्राइमरी टीचर की क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 प्लस आपका 2 ईयर एलिमेंट्री डिप्लोमा होना, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड आपका होना चाहिए 12th के बाद में 2 ईयर का। या फिर आप कह सकते हो कि 12th के बाद में आपका बीएलएड होना चाहिए 4 ईयर का, वो भी आप डाल सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना कि कम से कम 50% आपका उस डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़े, ऐसे सीनियर सेकेंडरी का हम देखें तो इसमें देखें तो सीनियर सेकेंडरी के साथ में आपका अगर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तब भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिजिबिलिटी अलग हो गई, 10+2 के बाद डीएलएड कर लो, ठीक है, या फिर 10+2 के बाद आपने बीएलएड किया हो 12th के बाद, या 12th के बाद आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करें, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है एटलीस्ट 50% मार्क्स से, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी इसके साथ में आपने ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड भी किया हो, ग्रेजुएशन किया हो प्लस साथ में आपने बीएड भी किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या ग्रेजुएशन के साथ में आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, जिसे हम डीएलएड कहते हैं या बीटीसी कहते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे और देखिए क्या लिखा है, हु हैज रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी, यानी जहां से आपने डिप्लोमा किया हो वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरगो ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद इन 2 इयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट, मतलब जो बीएड किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको 6 मंथ का यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये डिप्लोमा वाले के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट आपका क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए, वो भी किस लेवल का, प्राइमरी लेवल का आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखना है। बाकी ये तो कॉमन होती है कि प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये तो एक नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज एज इट इज, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो उसका, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। म्यूजिक के लिए एज इट इज क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस ये है
कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसमें, म्यूजिक में। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपकी हो गई पीआरटी की एलिजिबिलिटी की बात, प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी की बात। और आगे हम बढ़े तो यहाँ पे आप देखोगे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या है, एससी के लिए कितना, एससी एसटी के लिए 5 ईयर है और ओबीसी के लिए कितना है, 3 ईयर है। और यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, जो वुमेन के लिए यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन है वो है 10 ईयर्स का। तो ध्यान रखना है जितनी वुमेन है वो उनके लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर जो है एक तरीके से एज क्राइटेरिया है, 10 ईयर्स आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, केवीएस एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे कोई भी एज का बार नहीं है, जो केवीएस के एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पर वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, कितने भी आपकी उम्र हो गई हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आगे हम बढ़े। यहाँ देख रहे हो कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट provided the post are in same or allied cadres, an applicant claiming age relaxation under this para should produce a certificate from her employer to the effect that he or she is is a government servant on the date of advertisement। मतलब यहाँ पर बात की गई है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो भी आपके लिए यहाँ पर छूट मिलेगी। तो अब 5 ईयर छूट मिलेगी जनरल के लिए और 10 ईयर छूट मिलेगी SC ST के लिए और 8 ईयर छूट मिलेगी OBC के लिए। ध्यान रखना है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने 3 इयर्स वहां पे कंटिन्यूअस सर्विस की हो तभी आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं। आगे हम बात करें जो पर्सन्स ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1980, तो उनके लिए भी आपको 5 इयर्स की छूट यहाँ पे मिलती है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनरल के लिए 10 इयर्स, ओबीसी के लिए 13 इयर्स और SC ST के लिए 15 इयर्स की छूट यहाँ पर मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 ईयर की छूट है। ठीक है, फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 8 इयर्स की छूट है। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है, और यहाँ पे SC ST के लिए 10 इयर्स की यहाँ पे छूट है एज में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई और अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्या इसका सिलेबस रहेगा। कि ये है आपका सिलेबस किसका, प्राइमरी टीचर का सिलेबस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन भी आपके 150 आते हैं और 150 मार्क्स का भी यहाँ पर आपका पेपर होगा। तो ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स का है। 150 मिनट्स का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 150 मार्क्स का पेपर आपका होगा, यानी 1 क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन क्या आएंगे। देखो, पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आपकी जनरल इंग्लिश होगी, पार्ट 2 में आपकी जनरल हिंदी होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क होगा ईच क्वेश्चन का, यानी 20 मार्क्स की आपकी हिंदी और इंग्लिश यहां पर आ जाएगी। पार्ट 2 में क्या होगा, जीके आएगी, जीके के साथ में करंट अफेयर में इंक्लूड है, जो कि आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और जो पेडागोजी है आपकी उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखना है चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो टोटल हो गया तो 20 10 30 40 50 60 70 यानी 70 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये हो गया सेक्शन 1 हो गया आपका। ठीक है, तो आगे हम बात करें, अगला जो है अगला सेक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे कंसर्न जो आपका पेपर होगा, जैसे मान लो आप अगर प्राइमरी का दे रहे हो तो प्राइमरी में बेसिकली आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछे जाएंगे, तो वो आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजिकल। ठीक है, ये आपका टोटल कितना हो गया 70 + 80, यानी ये जो पेपर है ना आपका ये बाल विकास का होगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो बाल विकास का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स हो गए वो हो गए 150 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू जो है आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब आप इस रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का और यहाँ पे आपका वेटेज जो है वो रिटन का है 85 और इंटरव्यू का रहेगा 15। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितने ही मार्क्स आएंगे
आपका यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए 150 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल आपके 120 मार्क्स आए, ठीक है, तो 120 का आप क्या निकालोगे, 85/150। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 से 17, 5 या 15, 3 चौक 12। तो आपके यहाँ से कितने मार्क्स बनेंगे, 68 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे किसका कैलकुलेट, इंटरव्यू का। इंटरव्यू में मान लीजिए आपका 60 में से 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसमें से मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 40 मार्क्स आ गए, तो 40 गुणा 15/60, क्योंकि 15 लेना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो 68 प्लस 10, तो आपकी मेरिट कितनी बन जाएगी, आपकी मेरिट बन जाएगी 78, ठीक है। तो 78 ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। ये एक्चुअली कट ऑफ बनती है ऐसे, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी कट ऑफ कैसे बनती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया पीआरटी का सिलेबस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। देखो जो पेडागोजी आपकी आएगी ना, तो पेडागोजी का जो आपका सिलेबस है वो ये रहा, और आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, मतलब आपका जो बाल विकास है, वो बाल विकास आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिलेबस और एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली, तो आइए अब हम बात करेंगे क्या सीटेट 2022 के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि सीटेट 2022 के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस समय तक आपके पास एलिजिबिलिटी पूर्ण आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थी आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स, और यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई है कि बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, प्लानिंग क्या रहेगी, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ कंटेंट में जो केवीएस का है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो बुक्स के वीडियो के लिए हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, बुक्स का वीडियो हमारा अगला वीडियो होगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके, और इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी इसमें फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।